नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं करने आता है, sp2 नहीं समझ में आता है, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख जाइए। पूरा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और कम से कम इतना तो हाइब्रिडाइजेशन आपको आ जाएगा कि अगर बिहार बोर्ड कुछ भी पूछे तो आप उससे रिलेटेड सवाल का जवाब दे दीजिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे सब्जेक्टिव में पूछे। तो पेन और कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा समझना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में वो सारा बात बता दूंगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको जेड कैलकुलेट करने आना चाहिए, जिसको THO कहा जाता है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, या इसको SN के नाम से भी जाना जाता है। आप लिख सकते हैं THO का मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, SN का मतलब स्टेरिक नंबर। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला को समझना होगा। तो THO का जो फॉर्मूला होता है 1/2, बस फॉर्मूला को आप समझ लीजिए, सवाल बनाते बनाते इसको आप अपने आप याद कर लीजिएगा। 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। अब इतना लंबा फॉर्मूला है, बट कोई नहीं, आप इसको एज इट इज अभी देखिए, कॉपी में लिखिए, सवाल जैसे आएगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर जेड का मान 1 आता है तब ये नॉट डिफाइन है। अगर जेड का मान 2 आता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार से अगर जेड का मान 2 आ जाता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन, नहीं 3 आ जाता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अगर जेड का मान 4 होता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अगर जेड का मान 5 हुआ तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d, क्योंकि जितना सेल होता है उतना सब सेल होता है। s की संख्या 1 होता है, p का संख्या 3 होता है, d का संख्या 5 होता है, तो 3 के बाद अब d आएगा। तो अगर 5 है तो sp3d। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होता है। बॉन्ड एंगल होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है, 180 डिग्री भी बनता है, 120 डिग्री भी बनता है, तो ये बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होता है। अगर जेड का मान 6 लेते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, या इसका एक और नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब इसका भी बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होता है बॉन्ड एंगल 90 डिग्री भी होता है, 180 डिग्री भी होता है, 120 डिग्री भी होता है, बट फिक्स नहीं होता है। जेड बराबर अगर 7 आ जाता है तब sp3d2 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा, और इसको बोला जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जेड बराबर 8 बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, वो तो जेई एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए जेड बराबर 7। अगर बात करें बिहार बोर्ड
तो ज़्यादा से ज़्यादा Z बराबर 4 या 5 पूछेगा, 6 पूछ सकता है, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सवाल में 6 पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन के केस में ऐसे नहीं पूछता है। तो फिर इस बात को हम अगर याद कर लेते हैं तो समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन के लगभग सारे सवाल आप याद कर लेंगे, बस स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना बाकी है। लीनियर होगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा और ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बीच में होगा सेंट्रल एटम। अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो उसका स्ट्रक्चर पहले तो ट्राइगोनल हो गया, उसके बाद बाइपिरामिडल हो गया। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल है स्क्वायर बाइपिरामिडल, तो पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा और तब इसमें बाइपिरामिडल ऐड करना होगा, तो इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल है तो पहले पेंटागोन बना लीजिए। बाइपिरामिडल है तो इसको आप ऐड कर लीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर सवाल को बनाना है तो इतनी सारी बातों को याद रखना होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Z बराबर 1 होगा तो SP, Z बराबर 2 होगा, Z बराबर 1 होगा तो नॉट डिफाइन, Z बराबर 2 होगा तो SP, Z बराबर 3 होगा तो SP2, Z बराबर 4 होगा तो SP3, Z बराबर 5 होगा तो SP3D, Z यानी कि THO टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। SP पर स्ट्रक्चर होता है लीनियर, SP2 पर स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, SP3 पर होता है टेट्राहेड्रल, SP3D पर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SP3D2 पर होता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, SP3D3 पर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लीनियर पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब चूंकि यहाँ पर मैं चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें ऐसा ऐसा कंसेप्ट होता है, अगर IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल इसको पढ़ाने में कम से कम 5-6 दिन लग जाता है। लेकिन आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप टारगेट कर रहे हैं बोर्ड को, तो बस जितना बताया जा रहा है आप इतना ही पढ़िए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। लीनियर होगा तो ऐसे, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे होगा, टेट्राहेड्रल ऐसे होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल ऐसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसा होगा। अब स्ट्रक्चर अलग चीज़ होता है, ज्योमेट्री अलग चीज़ होता है। तो ज्योमेट्री कैसे डिफाइन किया जाता है ये सवाल बनाने के बाद पता लगेगा। तो या तो आप इसको कॉपी में अपने लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाया जाता है। तो बेसिक जो सवाल होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसी को घुमा फिरा कर बोर्ड पूछते रहता है। अब उन बेसिक क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही फेमस होते हैं, जिसको अक्सर बोर्ड पूछता है। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस है जिसको यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। आप THO का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, उसको अब इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर सवाल को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं CO2 को लेता हूँ। CO2 में आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल बताइए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल एटम कैसे पहचान करें। तो बहुत ऐसे तरीके हैं, एक नहीं अनेकों तरीका है जिससे सेंट्रल एटम पहचाना जाता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि ये वाला नियम फेल करता है तो उस नियम को हम देखते हैं, तो इसलिए सारे नियम को जानना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहला बात कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। सेंट्रल एटम वो होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। सेंट्रल एटम उसको कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा। अब सारे रूल्स का निचोड़ है ऑक्सीडेशन नंबर। अक्सर सेंट्रल एटम वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें देख लीजिए, आप सेंट्रल एटम उसको भी कह सकते हैं जिसकी संख्या सबसे कम होगा।
तो ज़्यादातर केस में जिसकी संख्या कम होती है उसी को सेंट्रल एटम मान लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो एटम बराबर की संख्या में आ जाए तो फिर क्या कीजिएगा, तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, जिसका कम होगा वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, क्योंकि दो एटम है तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम नहीं होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है इसका मतलब हुआ कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि सवाल में जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है इसमें सेंट्रल एटम की तरह कौन बिहेव कर रहा है। तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, तो पहले THO कैलकुलेट करेंगे। THO बराबर होता है 1/2, इंटू में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जगह पर कार्बन है और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। अगर ये सारे कहीं दिख रहे हैं तो आप उनको लिखिए। तो इसमें ना ही हाइड्रोजन है और ना ही हैलोजन है। जितने भी हैलोजन होते हैं सब मोनोवैलेंट एटम के अंतर्गत आते हैं और हाइड्रोजन भी आता है। तो इसमें नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हो जाएगा 0, प्लस था नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको जोड़ना होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको घटाना होता है। इसमें नेगेटिव चार्ज एक भी नहीं है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हटा देते हैं। तो THO का मान आ जाएगा 2। THO का मान आ गया 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अब ये भी आपको बताया गया है। स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर। अब लीनियर होगा तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाएगा 180 डिग्री। तो बीच में आ जाता है C, अब फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं शेप या ज्योमेट्री। तो शेप और स्ट्रक्चर बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, शेप अलग चीज़ है। दोनों में अगर कोई अंतर लाने वाला चीज़ है तो उसका नाम होता है लोन पेयर। लोन पेयर जिसके पास होगा उसका स्ट्रक्चर और शेप एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो उसमें हम लोन पेयर को भी काउंट कर लेते हैं, अगर हम शेप लिख रहे हैं तो उसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो चूंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर सेंट्रल एटम वाला, साइड एटम वाला नहीं, तो इसमें कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप जो होगा वही स्ट्रक्चर होगा। तो आप याद रखिएगा, स्ट्रक्चर में लोन पेयर को हम लेकर चलते हैं और जब हम शेप लिखते हैं तो इसमें लोन पेयर की हम चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर भी डिसाइड करता है। हाइब्रिडेशन तो लोन पेयर भी करेगा, सिग्मा बॉन्ड भी करेगा। हाइब्रिडेशन कभी पाई बॉन्ड से नहीं कैलकुलेट किया जाता है। अब सिग्मा कैसे करेगा, लोन पेयर कैसे करेगा, इसका भी एक तरीका बता दिया जाएगा। पहले आप इतना मेहनत करना सीख जाइए। अगर इतना मेहनत करना सीख जाते हैं तो फिर वो वाला ट्रिक भी बता दिया जाएगा कि स्ट्रक्चर देख करके कैसे निकाल लेते हैं। तो CO2 का पूरा हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, सब चीज़ यहाँ पर आपके सामने है। अब इसको बोर्ड पूछता है, बस पूछ देगा कि CO2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है। अगर इतना आप मेहनत करके जाते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर की बहुत कीमत होती है। अगला सवाल देखते हैं, CH4 मीथेन। मीथेन वाला भी सवाल काफ़ी पॉपुलर है। अब मीथेन में THO काउंट कर लीजिए 1/2। अब चूँकि अभी आपको बताया है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करता है। सेंट्रल एटम वो होगा जिसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा होगा, या जिसका साइज बड़ा होगा, या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। तो इसमें यहाँ पर सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर अगर नहीं अप्लाई होता है तो फिर हम दूसरे को चेक करते हैं, क्योंकि इसका कोई नियम फिक्स नहीं है कि आप इसी नियम से चलिएगा। अब आप ये सोचिएगा कि जिसकी संख्या कम होगी उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में 2-2 एटम आ जाते हैं और दोनों की संख्या बराबर होती है। दोनों इलेक्ट्रो
पॉजिटिविटी के मामले में ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो फिर वहाँ पर हम साइज देख के तब पता करते हैं। तो ये सारे फैक्टर सबको याद होने चाहिए, बेसिक बातें हैं। तो कार्बन को इसमें माना जाएगा सेंट्रल एटम, क्योंकि कार्बन यहाँ भी था, कार्बन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था। अब यहाँ पर लिखा जाता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मोनोवैलेंट एटम इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे। इस पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको जोड़ देंगे, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको घटा देंगे। तो इसमें ना तो नेगेटिव चार्ज है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। 4 हो जाएगा 8, 8/2 बराबर हो जाएगा 4। अब 4 आ गया तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बनाकर देख लीजिए। यहाँ पर होगा कार्बन H H H और यहाँ हो जाएगा H। अब बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अभी तक आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक का, बिहार बोर्ड अभी तक बॉन्ड एंगल sp3 तक ही पूछा है। कभी भी बिहार बोर्ड आज तक ये नहीं पूछा है कि sp3d में बॉन्ड एंगल कितना होगा। इसीलिए मैं वहाँ पर उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाइएगा। एक तो समय कम है, ऊपर से परीक्षा की तैयारी करनी है, केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, राइटिंग स्किल भी चाहिए। तो बस इतना ही आप याद रखिए कि sp पर 180 डिग्री, sp2 पर 120 डिग्री, sp3 पर 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल। बाकी आपसे ग्रांटेड सवाल नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा अभी तक नहीं पूछा है। होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है sp3d में। अब कितना होगा 90 डिग्री, ये सवाल तो IIT JEE मेंस एडवांस नीट में भी पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है, मैं इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो बॉन्ड एंगल इतना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। अब बात कर लेते हैं शेप का। तो शेप वहाँ पर जाकर के चेंज हो जाता है जहाँ पर लोन पेयर आ जाता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो समझिए कि शेप स्ट्रक्चर के जैसा होगा। तो इसमें कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो शेप वही हो जाएगा सेम। तो आई थिंक हाइब्रिडेशन की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो या तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरे सवाल को डिस्कशन करते हैं। अब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक से ही 2 सवाल उठाया गया है, अमोनिया और वाटर, जो कि काफ़ी बार पूछ चुका है सवाल, बहुत आसान है। अब ज़रा अमोनिया और वाटर में हाइब्रिडाइजेशन के पूरे कहानी को लगा कर देखते हैं क्या क्या होता है। अमोनिया यानी कि NH3, वाटर यानी कि H2O। ये बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट सवाल है। पूछता है कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है, अमोनिया के पास कितने लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर यानी सेंट्रल एटम। और वही बात पूछा जाता है H2O। अब H2O को तो NCERT मेंशन करता है। अगर आप NCERT पढ़ते होंगे तो NCERT में P ब्लॉक वाला चैप्टर आप देखिएगा, H2O का बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बनाया गया है। H2O के बॉन्ड एंगल के बारे में NCERT डिस्कस कर रहा है। अब NCERT जो बात लिख देगा समझिए कि वो बाइबल है। केमिस्ट्री के लिए NCERT बाइबल माना जाता है। तो अगर NCERT H2O पर इतना फोकस कर रहा है तो परीक्षा में एक बार इस पर हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी सारे चीज़ें होते हैं उसको पढ़ कर जाना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे सवाल को पढ़ कर जाते हैं तो इसके इक्विवेलेंट बहुत सारे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और फर्स्ट D2 इज कैलकुलेट THO बराबर 1/2। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, मोनोवैलेंट एटम है 3, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको जोड़ देते और पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको घटा देते। 5 3 8/2 हो जाएगा 4। अब चलिए जरा H2O में THO कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम की तरफ बिहेव करेगा। 1/2 ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6
और मोनोवैलेंट एटम है इसके पास 2। इस पर भी ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव होता तो उसको जोड़ देते, अगर पॉजिटिव होता तो उसको घटा देते। तो 6 2 8/2 यानी कि ये भी 4। अब ये भी 4 आ गया, ये भी 4 हो गया। अब जानते हैं 4 पर हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3, यहाँ भी 4 पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यहाँ भी स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अभी तक दोनों में बातें सेम हैं, अब डिफरेंट हो जाएगा। आइडियल बॉन्ड एंगल, अब आप जानते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, नहीं। आइडियल बॉन्ड एंगल मतलब कि स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल है तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसमें भी अगर आइडियल बॉन्ड एंगल देखा जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट ही होना चाहिए। बट आप इसके स्ट्रक्चर का कोड बना कर देखिए, टेट्राहेड्रल है तो ये ऐसे होगा, आइडियल स्ट्रक्चर है। अगर इसको भी टेट्राहेड्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऐसे होगा। इसमें अमोनिया है और 3 हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे बन जाता है। इसमें H2O है और इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं कि इसके पास कितना लोन पेयर होगा? सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हम 1 लोन पेयर कैसे लिख दिए, यहाँ पर 2 लोन पेयर कैसे लिख दिए। तो Z का मान आया है 4 और इसमें H2 है 2, तो जो बच जाता है ना वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि लोन पेयर ही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। अब लोन पेयर आपस में रिपल्सन करता है, जिसको कहा जाता है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलता है लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, तब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, सबसे कम हो जाएगा बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन। क्योंकि बॉन्ड जब आपस में बन जाते हैं तो वे लोग बहुत कम रिपल्सन करते हैं, वे लोग एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़ करके रखे हुए होते हैं। लेकिन लोन पेयर फ्री होते हैं, लोन पेयर रोटेट भी करते हैं, इसलिए आपस में ज़्यादा रिपल्सन करता है, इनको स्टेबिलिटी नहीं मिली होती है। अब यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, ये आपस में रिपल्सन करेगा। यहाँ पर लोन पेयर है तो सवाल पूछा जाता है कि किसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो VSEPR थ्योरी के अनुसार लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा होगा। 100% ये बात सही तो नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पर, और अगर आप बोर्ड के परीक्षा दे रहे हैं तो बोर्ड पर यह बात तो बिल्कुल सही होगा। अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें तो अगर 1 लोन पेयर होता है तो 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाता है रिपल्सन के कारण। तो इसका आइडियल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट और इसके पास 1 लोन पेयर है तो 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका मतलब कि 109.5 डिग्री है। 109.5 में से आप 2.5 डिग्री कम कर दीजिएगा तो इसका बॉन्ड एंगल करीब 107 डिग्री का हो जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप 109 डिग्री 28 मिनट टिक नहीं करेंगे, 160 डिग्री टिक करेंगे। अब क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक तरीका है। सवाल बनाते बनाते अंदाज़ा लग जाता है, एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि अच्छा 1 लोन पेयर होगा तो 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत स्टार टीचर्स लोग इसको फॉलो करते हैं और ऐसा देखा भी गया कि ज़्यादातर केस में ये बात सही होता है। तो इसलिए स्टूडेंट को बता दिया जाता है ताकि परीक्षा हॉल में समय की बचत हो जाए। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो इसके पास 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो इसके पास 1 लोन पेयर के चलते 2.5 डिग्री एंगल कम होगा, तो 2 लोन पेयर है तो 5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री। और NCERT
डिक्टो यही स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप इस चीज़ को आप समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो आप रट लीजिए कि H2O में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। अब बात कर लेते हैं शेप का। यहाँ भी बात करते हैं शेप का। शेप उसी का चेंज होता है जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है। जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है उसका शेप वही एज इट इज वही रहता है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है। तो शेप जब हम डिटरमिनाइन करते हैं, शेप का बारे में जब हम सोचते हैं तो वहाँ से लोन पेयर को हटा देते हैं। लोन पेयर को हटा देंगे तो नीचे जो स्केलेटन बनेगा इसको पिरामिडल कहा जाता है। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड कि अमोनिया में नाइट्रोजन का शेप क्या होगा, पिरामिडल। उसी प्रकार से जब वाटर में H2O का हम शेप डिटरमिनाइन करना चाहेंगे, शेप का पता लगाना चाहेंगे, तो इसमें भी लोन पेयर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर शेप डिटरमाइन नहीं करता है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। स्ट्रक्चर लिखने में लोन पेयर को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन शेप लिखने में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। हटा दीजिएगा तो इसको बेंट कहा जाता है, या आप इसको इन्वर्टेड भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है एंगुलर। परीक्षा में जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ज़्यादातर देखा गया है कि बेंट शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या एंगुलर। सवाल में कह देगा कि H2O का शेप कैसा होता है, ऑप्शन में दे देगा कोनीय यानी कि एंगुलर, और एक ही ऑप्शन देगा। अगर तीनों दे दिया तो चौथा ऑप्शन होगा इनमें से सभी। और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं। अमोनिया और वाटर बहुत फेमस क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब पी ब्लॉक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, सल्फर का ऑक्सो एसिड, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। जैसे ओलियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइपोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइपरक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, और मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेते हैं तो स्ट्रक्चर तो बहुत तुच्छ चीज़ है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन अगर सीख लेते हैं तो समझिए कि पी ब्लॉक का ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर लिखने आ जाएगा, और ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर 5 नंबर के सवाल में पूछता है। ऐसे मेरा अगला वीडियो जो भी आने वाला होगा इसके बाद या इसके बाद और भी, लेकिन मंजिल सीरीज में ही आपको ऑक्सो एसिड का भी वीडियो एक मिल जाएगा। ऑक्सो एसिड पर काम चल रहा है अभी। जब पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा से आ जाएगा तो ऑक्सो एसिड का भी पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हाइब्रिडेशन बहुत काम का चीज़ है, इसलिए आप इसको समझिए, नोट्स बनाइए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको बैठ करके अपने कॉपी में लिख लीजिए जो जो बातें आपको इम्पोर्टेंट लगती है। चलिए कुछ और सवाल को बनाकर देखते हैं। ज़्यादा सवाल बनाएंगे तो हाइब्रिडेशन का पकड़ ज़्यादा हो जाएगा। अब कुछ चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर लिया जा रहा है, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। इस पर हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है। तो पहला सवाल है कि कार्बोनेट आयन CO3, इसका हाइब्रिडेशन बता दीजिए। इसके बाद सल्फेट पर कैलकुलेट करेंगे, तब फॉस्फेट पर। CO3 2- को कार्बोनेट आयन कहा जाता है, SO4 2- को सल्फेट आयन कहा जाता है, PO4 3- को फॉस्फेट आयन कहा जाता है, NO3- को नाइट्रेट आयन कहा जाता है। काफ़ी है। अब ज़रा इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देखते हैं। चलिए जेड का मान निकालिए। 1/2 जेड यानी कि THO, आपको याद रखना है जेड यानी THO।
सेंट्रल एटम कार्बन होगा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4, इसके पास कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, नेगेटिव चार्ज है 2, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो जेड का मान हो गया 4 2 6/2 यानी कि हो गया 3। तो जब जेड का मान 3 हो गया तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। sp2 यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर TgP। ट्राइगोनल प्लेनर को अगर बनाया जाए तो ऐसे होगा। अब सेंट्रल एटम कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसी प्रकार से सल्फेट आयन है SO4 -। अब SO4 है तो इसमें अब जेड का मान निकाल लीजिए 1/2। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, इसमें एक भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, नेगेटिव चार्ज है 2, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो 6 2 8, 8/2 बराबर हो जाएगा 4। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल यानी कि TD। अब टेट्राहेड्रल है तो ये ऐसे होगा। यहाँ पर आ जाएगा सल्फर 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो इसके साथ हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया इसलिए उस पर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन है तो एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही। अब माइनस चार्ज किसको देंगे किसको नहीं देंगे, तो पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें माइनस चार्ज है कितने। तो 2 माइनस चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दीजिए, बाकी सब नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्मल ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। अगर कोई भी एटम है, अगर वो अपना नॉर्मल चार्ज से, मतलब कि नॉर्मल वैलेंसी से या नॉर्मली जितना बॉन्ड बनाता है, अगर उससे कुछ बॉन्ड कम बनाया है तो जितना बॉन्ड कम बनाएगा उतना उस पर माइनस आ जाएगा, और जितना ज़्यादा बनाएगा उतना उस पर प्लस आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, एक ही बॉन्ड बनाया तो इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। यही कारण है कि अमोनियन में NH4 लिखने के बाद उस पर हम प्लस ऐड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन वहाँ पर 4 बॉन्ड दिखाई देता है, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया तो इसलिए वहाँ पर एक प्लस देते हैं। तो ये सब केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बातें हो जाई, जो कि P ब्लॉक में बहुत काम आता है, मेटलर्जी में काम आता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में काम आता है, D&F ब्लॉक में काम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है, और इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। स्कोरिंग टॉपिक है, कम से कम इसको तो छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, पढ़ ही कर जाना चाहिए। अब इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर कैलकुलेट किया जाए तो दोनों के पास किसी में भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो जो शेप होगा वही स्ट्रक्चर होगा, यानी कि अगर शेप देखा जाए तो शेप भी वही हो जाएगा TgP, इसका हो जाएगा TD। TgP यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, TD यानी कि टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री। अब जरा फॉस्फेट आयन में जेड का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपको लाइट का प्रॉब्लम आ गया होगा, बिकॉज अभी लाइट चली गई है। तो ज़रा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर रोक देंगे। तो जेड बराबर हो जाएगा 1/2। फॉस्फोरस है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, माइनस चार्ज है 3, तो 5 3 8/2 बराबर 4, 4 पर हो जाएगा sp3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। यहाँ पर होगा P, 4 को ऑक्सीजन होगा और माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन पर है, तो इसके साथ हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसके पास भी लोन पेयर नहीं है। NO3- यानी कि नाइट्रेट आयन, यहाँ पर अगर जेड निकलिएगा तो 1/2 नाइट्रोजन फास्फोरस का ग्रुप का होता है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, इसके पास कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है, 5 1 6/2 हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर बनाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक माइनस है तो बाकी सब बनाएगा डबल बॉन्ड।
आई थिंक यही होगा, नाइट्रोजन NO3 पर 1 -S, ठीक है। हाइब्रिडेशन आ गया sp2, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हाइब्रिडेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा और आप इतना ही हाइब्रिडेशन पढ़िए। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो चलिए शॉर्टकट वाला भी एक छोटा सा तरीका है, बता ही देते हैं। शॉर्टकट में पहले एसएन डिफाइन करना होता है, स्टेरिक नंबर। एसएन बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर एसएन का मान 2 आ गया तो फिर वही हो जाएगा sp, अगर 3 आ गया तो sp2 sp3 sp3d sp3d2, यानी कि इसमें एसएन का मान कैलकुलेट करना होगा और एसएन बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। जैसे कि सवाल पूछा जाता है बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बेंजीन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी। अब किसी एक कार्बन को ले लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसा कैसा बॉन्ड बनाया है, बिकॉज जितने भी कार्बन हैं सबके सब सिमेट्रिकल है। तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन को देखिए, सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 3 और लोन पेयर इस कार्बन के पास नहीं है, तो इसके लिए जेड का मान हो जाएगा 3, यानी कि बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इससे भी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे अभी तक जितने भी सवाल बनाए गए हैं सारे सवाल को बनाया जा सकता है, अंतर होता है अगर स्ट्रक्चर दे देगा और तब हाइब्रिडेशन पूछेगा तो आप सिग्मा प्लस लोन पेयर को लगाइए। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, अगर हाइब्रिडेशन निकाल करके तब हम स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे, तब वहाँ पर THO अप्लाई कीजिए। जिसकी जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर आप उसका अप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।